भूमिगत जल के कारण भी कई जो है स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। अंदर अंदर नदियां बहते रहती है, अंदर अंदर जो है आपके पहाड़ से होकर या मिट्टी के नीचे से होकर। तो ये जो अंदर अंदर बहाव कर दी, जिसको हैंडपंप से हम लोग निकालते हैं। अब राजस्थान में चले जाइएगा तो वहाँ भी बहुत सारे हैंडपंप जो लगाते हैं हम लोग, बंद कुआं, उसे पानी नहीं मिलता है, बल्कि नदियों का जो बहाव इंटरनल रिवर है उसी के मार्ग में अगर लगाएंगे तो जाके पता चले वहीं फिर पानी निकलेगा, बाकी जगह आपका फेल हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, भूमिगत जल के कारण जो स्थलाकृतियां बनती हैं उसमें कई कंदराएं भी बनती है। केवहर्ष कहते हैं कंदरा को। तो ध्यान रखिएगा, काष्ठ स्थलाकृतियां, कॉर्स्ट जो है टोपोग्राफी, उस स्थिति में बनता है जब नदियां, जैसे यूगोस्लाविया का क्षेत्र है या एड्रियाटिक का तट है, अगर कोई पहाड़ है और पानी अंदर जा रहा है, अगर चूना का पहाड़ है तो अंदर से चूना वाटर सोलबल होता है, इस ढंग से वो घुलते जाएगा और फिर बहते जाएगा और फिर कंदरा का निर्माण कर देता है। यूगोस्लाविया में एड्रियाटिक के तट पर जो देखे होंगे आप, वहाँ पर विशाल विशाल कंदरा का निर्माण हो गया है। अपर्दन के कारण चूना उससे जो है पिघल कर निकल गए हैं और पूरी की पूरी तरह कंदराएं उसके अंदर हो गई है। ठीक इसी ढंग से ब्लाइंड वैली का नाम हम लोग सुने होंगे। ये अंधेरी घाटी जो होता है ये भी शुष्क प्रदेशों में कई बार होता है कि शुष्क क्षेत्रों में ऊपर लेयर बन जाता है, अंदर से नदियां बहाव करती है और इस ढंग से जो है आपका ब्लाइंड वैली बन जाता है। आजकल तो आर्टिफिशियल भी ब्लाइंड वैली हम लोग बना रहे हैं, अंध घाटी बना रहे हैं। कैसे? ये कोयला का जो खनन हो रहा है, सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि अगर इंटरनल आप खनन कर लेते हैं और ऊपर मृदा छोड़ दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अंदर आपको बालू या मिट्टी फिर भर दीजिए जिससे वो लेयर उसका गिरे नहीं। लेकिन आप झारखंड वगैरह, उड़ीसा वगैरह, छत्तीसगढ़ वगैरह में देखे होंगे कि वो करते कि अंदर से कोयला निकाल लेते हैं, खनिज माफिया उनको कह सकते हैं हम, और मुहाने पर बालू भर देंगे, मुहाने पर बालू भर देंगे जिससे लोग देख ले कि बालू भर गया, लेकिन अंदर नहीं। और कभी कभी देखिएगा अधिक बारिश होती है तो कोई कोई मोहल्ला भस जाता है, कोई कोई पेड़ भी फिर भस जाते हैं वहाँ। तो वो जो है आपका ब्लाइंड वैली है, उसको कोई जान नहीं पाता, देख नहीं पाता। अतः कोयला उत्खनन क्षेत्रों में लोग देखिएगा अच्छा घर नहीं बनाकर मरई का बना के रखता है, क्योंकि भार नहीं पड़ेगा तो गिरेगा नहीं, फिर भी दुर्घटना हो ही जाता है, क्योंकि वो अनसिस्टमेटिक जो है, हम अनसाइंटिफिक उत्खनन करते हैं। सागरीय जल के कारण भी कई स्थलाकृतियां बनती है, जैसे रिया तट का नाम हम लोग सुने होंगे। नदियों द्वारा अपर्दित उच्च भूमि के नीचे धंस जाने से, नदियां अपर्दत करते करते और एकाएक उसे नीचे धंसा दी अपने किनारे के पार्ट को, तो वहां पर देखिएगा अकस्मात भी आकार की घाटी बन जाती है। ये जो भी आकार की घाटी है जनरली प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिमी भाग में देखने को मिलता है। दक्षिण भारत के पश्चिमी भाग में एकाएक नदियां बहाव करके काट देती है और भी जैसे एक के बार बन जाता है एकदम खड्ड से, जिसको हम लोग रिया कोस्ट यानी रिया तट कहते हैं। ध्यान रखेंगे, फ्योर्ड तट का भी निर्माण होता है। यदि हिमालयी क्षेत्र में या यूं कहें कि बर्फीले क्षेत्र में हिमानी के द्वारा जो बारिश के साथ पानी बर्फ पिघलता है, उस हिमानी के बहाव के कारण उच्च भूमि के अगर सागरीय जल के नीचे अंततः धंस जाए, हिम के कारण प्रेशर बने और उच्च भूमि उस दबाव के कारण अगर नीचे धंस जाता है, तो उस तट को हम लोग फ्योर्ड तट कहते हैं। इसके किनारे खड़ी दीवार के समान जो है हो जाती हैं, एकाएक धंस गया तो बोझ के कारण, हिमानी के कारण बर्फबारी हो गया और धंस गया, तो ये एकाएक जो है नीचे धंस गया, इसे हम फ्योर्ड तट कहते हैं। जनरली ये जो है आपके ठंडे प्रदेशों में देखने को ज़्यादा मिलती है, और आप नॉर्वे में चले जाइए, वहाँ जाकर फ्योर्ड तट देखने को अधिक मिलता है। नेक्स्ट है आपका डॉल्मेशियन कोस्ट। डॉल्मेशियन कोस्ट जो है आपका, ये समानांतर पर्वतीय कटकों वाले तट में धंसाव के कारण होता है। यानी समान अंतर से अगर पर्वत कटक है, एक दूसरे के समान अंतर से फैला हुआ है, और ऐसी स्थिति में एकाएक यदि कोई तट धंस गया तो एकदम लंबा सा जो है आपका कोस्ट बन जाता है, जिसको डॉल्मेशियन कोस्ट के नाम से जाना जाता है। और यूगोस्लाविया में सबसे अच्छा डॉल्मेशियन तट का उदाहरण देखने को मिलता है। यूगोस्लाविया में सबसे अच्छा तट देखने को मिलता है। ठीक इसी ढंग से आपका हैफा तट होता है, यह सागरीय तटीय भाग में देखने को मिलता है। सागर की लहरें आ रही है, चल रही है, जा रही है,
ये एनी टाइम हवा के बहाव के कारण सागरीय जल आ रहा। अब इसका निम्न भूमि मान लीजिए ये धंस जाए, एकाएक सागरीय भाग का अगर तट धंस जाए तो ऐसे में हैफा तट का निर्माण होता है, और उसमें अगर झील पानी आकर स्टोर रहने लगे तो उसको हम लैगून झील भी कहते हैं। उड़ीसा का जो चिल्का झील है इसी प्रकार का झील है कि वो भी नीचे धंस गया है, किनारा भाग उठा है, लहरें आकर पानी भर देती है, लवणीय जल भर जाता है, झींगा वगैरह बड़े पैमाने पर वहाँ अपना शैवाल होने के कारण विकास करते हैं चिल्का झील में। तो ये लैगून झील होता है। और यूरोप के बाल्टिक तट जो है वो हैफा तट का सबसे अच्छा उदाहरण है। भारत का आपका चिल्का झील भी कह सकते हैं, या हैफा तट का सबसे अच्छा उदाहरण है। अब पहाड़ी क्षेत्रों में देखिएगा, हिम जब बहाव करता है तो अपने नीचे जमाए हुए उन छोटे छोटे पत्थर के कणों को भी वो घर्षण के तरह, श्रेष्ठ कागज की तरह जहाँ से जाता है वहाँ से उसको काटते चले जाता है, और इस प्रकार अनेक स्थलाकृतियों का या पर्वताकृतियों का निर्माण होता है। जनरली पर्वतीय क्षेत्रों में देखे होंगे आप हिमानी के द्वारा, ध्रुवीय क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता है। आपके विषुवतरेखीय क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ध्रुवीय क्षेत्रों में होता है। यानी जहाँ हिम के निर्माण होगा वहीं न हिम के द्वारा स्थलाकृतियां भी निर्मित होगी। तो हिम जो है कई बार धीरे धीरे पिघलते हैं और पिघल कर एक स्नो लाइन बर्फ रेखा का निर्माण कर देते हैं। बार बार बर्फ उसी से अगर पिघलते रहे तो वैसी स्थिति में उस हिम के स्खलन से, हिम के बहाव से मार्ग में खास अपर्दन की क्रिया हो जाती है, और वह एक नदी का रूप धारण कर लेता है, जिसको हिमानी या हिमनद कहते हैं, यानी ग्लेशियर कहते हैं। भारत में भी ऐसा है, सियाचिन ग्लेशियर। आप जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर अभी के डेट में, हिम बहुत है, कनाडा में आप जाके देख लीजिए, रसिया में जाके देख लीजिए, लेकिन हिम बहाव मार्ग जो सबसे बड़ा बना दी वह आपका विश्व का सबसे बड़ा सियाचिन ग्लेशियर है। धरातल के कुल 10% भाग पर आपको पता है कि हिम हमेशा फैला रहता है। सतह के जो स्थल खंड है ये 29% है कुल पृथ्वी का, 71% है आपका जलखंड। लेकिन जलखंड और स्थलखंड दोनों को यदि जोड़ लिया जाए तो आपके 10% पर हिम हमेशा फैला हुआ है। और उसी हिम में यदि हम देखेंगे ग्रीनलैंड के तरफ चले जाएं, उत्तरी ध्रुव के तरफ यानी आर्कटिक के तरफ, तो 96% भाग पर बर्फ फैला है, 96% एरिया पर बर्फ फैला। और यदि एंटार्क्टिका यानी दक्षिणी ध्रुव पर चले जाएं तो 98% पर बर्फ फैला है, 98% एरिया पर बर्फ फैला हुआ है। अब यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि संसार का सबसे बड़ा हिमानी बियर्ड मोड है। संसार का सबसे बड़ा हिमानी बियर्ड मोड है, जो एंटार्क्टिका पर है। एंटार्क्टिका आपके दक्षिणी ध्रुव पर है, जो महादेश है क्षेत्रफल में 5वां। तो वहीं एंटार्क्टिका पर बियर्ड मोड जो है आपका, ये संसार का सबसे बड़ा हिमानी है। और अगर ग्लेशियर पूछे कि संसार का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है या सबसे ऊंचा कौन है, तो आपका उत्तर होगा सियाचिन ग्लेशियर, जो भारत में काफी ऊंचाई से हिम इस पे पिघलते रहते हैं। अब हिम के द्वारा जो है आपको यू आकार के घाटी का निर्माण किया जाता है। अब हिम बार बार काटते रहा तो यहाँ से काटा, फिर नीचे से काटा, फिर ऐसे काटा, तो एकदम यू आकार के घाटी का निर्माण कर देते हैं। नदियाँ काटती है तो भी आकार बना देती है, लेकिन आपको बर्फ काटेंगे तो यू आकार के घाटी का निर्माण कर देते हैं। ये यू आकार की घाटी जो है आपका सबसे ज्यादा कभी भी बर्फीले क्षेत्रों में दिखाई पड़ती है। हैंगिंग वैली यानी मुख्यतः जो है हिमनद, यदि कोई सहायक नदी के सहारे बह रहा, हिमनद बहते 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 और एकाएक किसी नदी में जाकर यदि मिल जाता है तो उससे जो घाटी का निर्माण होता है, नदियां जब मिलती है तो एकाएक उसको जो है बर्फ गिर गया और वहां से नदी पानी लेकर चली गई, तो जो घाटी हुआ ऊपर टंगाइल ही रह गया, क्योंकि बर्फ आ रहा है और एकाएक गिर गया। तो वह जो घाटी निर्मित होता है उसको हम लोग लटकती घाटी, हैंगिंग वैली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे हॉर्न्स का, HORNS, हॉर्न्स यानी ग्रीस रिंग।
जब किसी पर्वतीय भागों में चारों ओर से बर्फ आसानी से कट कर और फिर एक आराम कुर्सी का आकृति ले लेता है और उसका शीर्ष भाग दो नोकीला हो जाता है, एकदम से ऐसे धसे और ऐसे ऐसे कट के ऐसे चला गया, आराम कुर्सी जैसे ऐसे उठन के हम लोग बैठते हैं, ऐसा अगर निर्माण कर ले और दो उस पर सिंग की तरह नुकीला शीर्ष निकल जाए, जिसको हम लोग गिरी श्रृंग कहते हैं, हॉर्न्स कहते हैं। और स्विट्जरलैंड में मैटर हॉर्न ऐसा ही है। विश्व का सबसे अच्छा हॉर्न्स यानी गिरी श्रृंग जो है यह मैटर हॉर्न है, जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक इसी ढंग से नुनाटक का नाम सुने होंगे आप लोग। ये जो नुनाटक है यह किसी पर्वतीय भाग में हिमाच्छादन के बावजूद चट्टानों से निकलते हुए ऊंचे टीले, जो हिम छाया है लेकिन बह गया हिम तो जो एक टीला बन गया, उसी को हम लोग नुनाटक कहते हैं। ठीक इसी ढंग से आपका रोच माउंटेन भी दिखाई पड़ता है, जिसको हम लोग भेड़ शिला कहते हैं। तो हिमानी के मार्ग में जब कोई बड़ी ऊंची चट्टानें अपने आकृति का निर्माण कर लेती है, जिससे लगे कि वहाँ कोई भेड़ बैठा हुआ है, वहाँ तोड़ मोड़ करके भेड़ जैसी आकृति जैसे ही बन जाती है, उसको हम लोग रॉसे माउंटेन यानी भेड़ शिला के नाम से जानते हैं। जनरली देखे होंगे आप कि ड्रमलिन का निर्माण भी असही होता है। ड्रमलिन का निर्माण भी असही होता है। ड्रमलिन जो है जब हिमानियों के तलस्थ हिमानी जो है उसके निचले भाग में हिमोर जो है उनको अपर्दित कर देता है और अपर्दित करके थोड़े थोड़े मात्रा में गुंबदाकार टीले का जमाव करने लगता है। ऐसी स्थलाकृति को हम लोग ड्रमलिन कहते हैं। ये लगता है ना कि एक नाव उलट कर रख दिया गया है। नाव उल्टी हुई नाव को हम लोग ड्रमलिन कहते हैं। ये लेकिन बर्फ के कारण ही ऐसा होता है, ऐसे नहीं होता। तो इस प्रकार नदियों के कारण अपर्दन और बर्फ के कारण अपर्दन भी प्रकृति में ज्यादा होता है। यदि आगे देखेंगे तो पवन द्वारा भी, हालांकि पवन का घर्षण बल उतना काम नहीं करता जितना नदियों के घर्षण बल काम करते हैं, अथवा आपके हिम के घर्षण बल काम करते हैं, उतना पवन के घर्षण बल काम नहीं करता। लेकिन आपके पवन का बहाव निरंतर होते रहता है। अतः थोड़ी थोड़ी ही कहते हैं कि रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। अगर लगातार कंटिन्यूअस किसी काम को किया जाए तो वो काम हो ही जाता है, ये ध्यान रखना है। तो वैसी स्थिति में